नमस्कार, मैं मनोज कुमार, हिस्ट्री का टीचर। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो अभी सेगमेंट चल रहा है, मैंने आपको इससे पहले मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन और उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं थी पढ़ा है। अब आगे का जो चैप्टर है वो आपका गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य है, गुप्ताज डायनेस्टी जिसे बोला जाता है। गुप्त साम्राज्य आपके टॉपिक में इसलिए रखा गया है क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि इससे पहले मौर्यों के साम्राज्य के पश्चात मौर्योत्तर आया। मौर्योत्तर के पश्चात कुषाण, पहला, शक, सातवाहन, तमाम छोटे छोटे राजवंश आए, जिसमें कुषाणों ने काफी लंबे समय तक राज्य किया और अब नई नई व्यवस्थाएं लागू की। तमाम छोटे छोटे जो राजवंश आए, इन्होंने अपने अपने निश्चित क्षेत्र पे शासन किया। अब गुप्त साम्राज्य को आपके डीएलएड के सेमेस्टर में रखने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि किस साम्राज्य को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा कि गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से? गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था कि इस काल में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में समृद्धि और खुशहाली आई। कैसे कि गुप्त साम्राज्य में चहुमुखी विकास हुआ। मूल रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में नए नए विकास हुए। गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था कि न केवल चहुमुखी विकास हुआ बल्कि इस काल में अनेक विद्वानों का भी अवतरण हुआ और नए नए आविष्कार हुए, धातु कला का प्रयोग हुआ, शिल्प उद्योग खोले गए। मतलब कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य था जहां किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा था। प्रत्येक क्षेत्र में चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे प्रशासन हो, सकुशल और सुचारू रूप से संचालित हो रहे थे। गुप्त साम्राज्य की अगर बात करें कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, वैसे तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो तो चंद्रगुप्त को माना जाता है, लेकिन गुप्त साम्राज्य का संस्थापक अगर देखा जाए, शुरुआत अगर देखी जाए किसने की, तो श्रीगुप्त आता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? गुप्त साम्राज्य के स्रोत अगर देखा जाए तो देवी चंद्रगुप्त और आपका बिलसड़ का अवलेख, आपका स्कंदगुप्त का अवलेख, भित्री का अवलेख और गुप्त साम्राज्य में जो नवरत्न हुए हैं विभिन्न लोगों के द्वारा, जैसे शूद्रक का वृक्षकटकम और देवी चंद्रगुप्तम और बरामहर की पुस्तकें, इन कुछ ग्रंथ हैं, इनसे हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, इनका संस्थापक कौन था। इसी प्रकार से कुमारगुप्त का एक बिलसड़ अभिलेख है, उसमें गुप्त साम्राज्य के शासकों की वंशावलियां मिलती हैं। उस वंशावली में इसके अलावा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो प्रयाग में स्थित है और उसका लेखक हरिसेन है। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधिविग्राही था और उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे या गुप्त साम्राज्य के कौन कौन से शासक हुए और किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष श्रीगुप्त को कहा जाता है। श्रीगुप्त को आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये जो गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष है, ये इसलिए इसको वास्तविक शासक नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो श्रीगुप्त था ये इसका लगभग टाइम पीरियड जो है वो 297 के आसपास रहा है, 297 एडी। और थोड़ा इसको कंफर्म करके बता देंगे, अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। तो ये आदि पुरुष कहा जाता है। ये कुछ समय तक शासन किया इसने और ये भी एक सामंत के रूप में शासन किया। एक सामंत का मुखिया हुआ करता था, इसलिए इसको हम
वास्तविक शासक के रूप में नहीं कह सकते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष कौन कहा गया? श्रीगुप्त को कहा गया। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक अगर आदि पुरुष कहा जाएगा तो श्रीगुप्त को कहा जाएगा। उसी प्रकार उसके पश्चात श्रीगुप्त का लड़का घटोत्कच हुआ, जो गुप्त साम्राज्य का दूसरा शासक बना। घटोत्कच भी अगर देखा जाए तो यह भी एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। इसने भी एक सामंत के रूप में कार्य किया और कुछ समय तक शासन किया, जैसे 300 से लेकर 320 एडी तक इसका कार्यकाल रहा। लेकिन ये भी किसी के प्रति उत्तरदायी था, अर्थात इसकी भी किसी के प्रति जवाबदेही थी। इसलिए इसको भी हम स्वतंत्र शासक नहीं कह सकते हैं। इसको भी एक स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं कहा जा सकता है। उसके पश्चात अगर देखा जाए कि गुप्त साम्राज्य का फिर वास्तविक शासक कौन था, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय है 319 एडी से लेकर 324 ईस्वी तक का समय चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल माना जाता है। यह पहला शासक था जिसमें सभी गुण विद्यमान थे, एक उच्च कोटि का सेनापति था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य में पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ही ऐसा व्यक्ति था जिसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था और इसने लक्ष्मियों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का कार्य किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर अपने सिक्के डलवाए और सिक्के पर अपने अलावा अपनी महारानी का चित्र भी अंकन करवाया या उनका नाम डलवाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि घटोत्कच के पश्चात उसका जो पुत्र चंद्रगुप्त शासक बनता है वह स्वतंत्र शासक के रूप में विद्यमान होता है और पहली बार महाराजा धीराज की पदवी को धारण करता है, अर्थात उपाधि को धारण करता है। उसने 319 में से उसने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया। चंद्रगुप्त प्रथम का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि 319 में इसने एक संवत चलाई थी जिसको गुप्त संवत के रूप में जाना जाता है। 319 में क्या किया? गुप्त संवत चलाई। गुप्त संवत का समय क्या है? 319। ठीक है, ये किसने चलाई? ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाई गई और इसी को गुप्त संवत कहते हैं। इसने अपनी रानी के नाम से सिक्के चलवाए जो रानी प्रकार के सिक्के के नाम से जाने जाते हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम आपको मैंने बताया कि चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था गुप्त साम्राज्य में। इसने सोने और चांदी के सिक्के डलवाए। इसने पहली बार लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह स्थापित किया। अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए इसने पड़ोसियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा इसने एक संवत भी चलवाई जो 319 में चलाई गई, जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इसके पश्चात महत्वपूर्ण जो शासक है वो आपका समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का समय 325 से 375 एडी है या 375 ईस्वी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त के पश्चात उसका प्रतिभाशाली पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, अर्थात सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त स्वयं एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त में वो सारे गुण विद्यमान थे जो एक कुशल राजा में होने चाहिए, और एक अच्छा सेनापति था और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। गद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रगुप्त का पुत्र होने के पश्चात अगर देखा जाए सबसे शक्तिशाली और योग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर कोई था तो वो
समुद्रगुप्त ही माना जाता है और इसीलिए समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने विजय अभियान शुरू कर दिया। उसने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक विजय अभियान शुरू कर दिया और समस्त क्षेत्र में विजय स्थापित की और इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने इतने युद्ध किए कि जैसे यूरोप में नेपोलियन ने सभी साम्राज्य के साथ, सभी पड़ोसियों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त किया था। इसीलिए भारत में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये कौन कहता है? B.A. स्मिथ। इतिहासकार B.A. स्मिथ, जिनको विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के नाम से जाना जाता है। B.A. स्मिथ का पूरा नाम क्या है? B.A. स्मिथ, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? समुद्रगुप्त को, देखिए एक तो यही क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ का पूरा नाम क्या है? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। समुद्रगुप्त जिस समय सिंहासन पर बैठा, उसने अपने विजय अभियान प्रारंभ कर दिए। उसने समस्त उत्तर भारत में प्रारंभ में 5 राजाओं को पराजित किया। उसके बाद जब पहली आर्यावर्त की उसने विजय की, आर्यावर्त के 5 राजाओं को पराजित किया। उसके पश्चात उसने दक्षिणापथ का अभियान किया। आर्यावर्त की दूसरे विजय अभियान में उसने 8 राज्यों पर विजय प्राप्त की। अर्थात समुद्रगुप्त ने प्रारंभ में जो विजय की उसमें 5 राज्यों को जीता, उत्तर भारत के 5 राजाओं को। उसके पश्चात दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की दक्षिणापथ में। उसमें उसने दक्षिण के राजाओं को पराजित किया। उसके पश्चात आर्यावर्त के द्वितीय अभियान उसने किया, अर्थात उत्तर भारत का द्वितीय अभियान किया, जिसमें उसने आर्यों को अर्थात जंगली जो जनजातियां थी उनको भी पराजित किया। उसके प्रमुख अभियान में अगर देखा जाए तो उसने दक्षिणापथ के कुल 12 राज्यों को पराजित किया था, अर्थात दक्षिण के 12 राजाओं को उसने पराजित किया। उसके बाद आर्यावर्त की द्वितीय अभियान में उसने उत्तर के 9 राजाओं को पराजित किया। इन 12 राजाओं का अगर नाम देखा जाए तो नागसेन है, अच्युत है, कोटकुलज है और इसी प्रकार से आर्यावर्त के रुद्रदेव है, नागदत्त है, चंद्रवर्मा, गणपति, नागसेन, अच्युतनील और बलवर्मा आदि शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण अभियान के तहत दक्षिण में 12 राजाओं को और उत्तर में 9 राजाओं को पराजित किया। और पराजित करने के पश्चात सबसे अच्छी जो नीति थी समुद्रगुप्त की, उसने क्या किया कि इन राजाओं को पराजित करने के पश्चात इनसे संधि कर दी। संधि क्या? कि इनको पराजित किया और इनका राज्य हस्तगत कर लिया और उसके बाद फिर इनको वापस कर दिया। जब इसको वापस कर दिया तो इन राजाओं के साथ जो संबंध था, एक अच्छा संबंध स्थापित हो गया और ये राजा समुद्रगुप्त के अधीन भी हो गए और आने वाले समय में समुद्रगुप्त के साथ सहयोग का वचन भी इन राजाओं ने दिया। इस प्रकार राज्य को जीतकर और पुनः वापस कर देना, ये जो समुद्रगुप्त की नीति है, ये ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के नाम से जानी जाती। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को पराजित करके जो राज्य प्राप्त किए और उनको वापस कर दिया, ये कौन सी नीति के नाम से जानी जाती है? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह के नाम से ये नीति जानी जाती है। ठीक है। राज्य
राज्यों को जीत कर उन्हें वापस कर देना ग्रहण मोक्ष अनुग्रह के नाम से जानी जाती है। देखा जाए समुद्रगुप्त ने अपने इन्हीं विजय अभियानों के माध्यम से एक बड़े राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक स्थापित हो चुका था। उसकी दिग्विजय का वर्णन हर्षेड ने प्रयाग प्रशस्ति लेख में अंकित किया है। संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य में पहला शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसने समुद्रगुप्त को वीर सेनानायक, महान विजेता, संगीत और कला प्रेमी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन समस्त खूबियों के कारण ही विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अपनी महानता दिखाते हुए विभिन्न प्रकार के सोने और चांदी के सिक्के भी ढलवाए। समुद्रगुप्त ने सोने चांदी के सिक्कों पर धनुर्धारी प्रकार के सिक्के अर्थात धनुष बाण चलाते हुए सिक्के, व्याघ्र क्रमांक सिक्के अर्थात शेर का शिकार करते हुए सिक्के, इसके अलावा अश्वमेध प्रकार के सिक्के, अश्वमेध जो यज्ञ किया उसका वर्णन करने के लिए अश्वमेध प्रकार के सिक्के। इस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त विश्व विजेता बनने के रास्ते पर आगे बढ़ गया था। ऐसा शासक था, विश्व फतेह करना चाहता था। इसीलिए समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य में एक विजेता के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने किस किस प्रकार के सिक्के चलवाए? धनुर्धारी प्रकार के, अश्वमेध प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के। इसके साथ ही समुद्रगुप्त संगीत और कला का प्रेमी था। संगीत और कला का प्रेमी था। वह बीड़ा बजाने का शौक रखता था। इसीलिए उसने अपने सिक्कों पर अपने आप को बीड़ा बजाते हुए भी दर्शाया है। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त यह बहुत कम समय तक रहा, 375 से 380। रामगुप्त बड़ा होने के कारण शासक बना। ठीक है, लेकिन यह एक निर्बल किस्म का शासक हुआ। इसके समय में शकों का आक्रमण हुआ और शकों ने क्या किया, आक्रमण करने के पश्चात इसको बंदी बना लिया और इसकी जो पत्नी थी उसको भी ले गया। इसकी पत्नी और उसके बच्चों को जब वो ले गया तो ये बात इसका जो छोटा भाई चंद्रगुप्त था, इसी को वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो रामगुप्त जब पराजित हो गया, इसकी पत्नी को जब शक ले गए तो चंद्रगुप्त को पता चला, तो चंद्रगुप्त ने सेना तैयार की या अपनी कूटनीति के माध्यम से इसने शकों पर आक्रमण किया और न केवल शकों को पराजित किया बल्कि शकों के अपने कह सकते हो अपनी भाभी का बदला लिया, उनको बंदी से छुड़वाया और छुड़वाने के पश्चात इसने अपने भाई को दंड भी दिया कि तूने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को सौंप दिया और तू निर्बल किस्म का शासक निकला, इसलिए तुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी रामगुप्त की चंद्रगुप्त ने हत्या कर दी और रामगुप्त को अपने रास्ते से हटाने के पश्चात इसकी पत्नी जो थी उसने चंद्रगुप्त के साथ विवाह स्थापित कर लिया या चंद्रगुप्त उसको अपने पास रखने लगा। ये इसके समुद्रगुप्त के पश्चात अगर देखा जाए जो महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय 375 से 314 ईस्वी का माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन कई जगह पर हमें देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त के समय में ही एक महान यात्री आपके गुप्त साम्राज्य में आया था। कौन आया था चंद्रगुप्त के समय? बताइए। फाया
हायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों में तमाम विजयों को स्थापित किया, कई राज्यों को जीता। इसने सोने और चांदी के सिक्के ढलवाए। इसके समय शकों की जो समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या थी। इसने शकों को पराजित किया और शकों को न केवल पराजित किया बल्कि शकों का समूल इसने नाश कर दिया। शकों को पराजित करके इसने शकों का समूल नाश कर दिया, अर्थात शकों का जो आक्रमण का खतरा था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही भारत के जो देखा जाए नवरत्न कहे जाते हैं, नवरत्न रहा करते थे, जिसमें आपके विक्रम बेताल, छपड़क है, बरामहर है, आर्यभट्ट है इत्यादि 9 नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में स्थापित मतलब साम्राज्य में रहते थे, राज्य की शोभा बढ़ाते थे, जो अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सिक्कों की जो ढलाई की उसमें कई स्थानों पर हमें सिक्के देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सोने के सिक्के हैं सबसे ज्यादा गुप्त काल में ही ढाले गए हैं। हालांकि सोने के सिक्के कुषाण काल में भी ढाले गए, लेकिन कुषाणों की जो शुद्धता है और गुप्तों की जो शुद्धता है उसमें गुप्तों की जो शुद्धता है वो थोड़ी कम है, अर्थात कुषाणों की शुद्धता ज्यादा है। लेकिन सिक्कों की अगर संख्या की बात करें तो गुप्त काल में जो सिक्के ढाले गए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम सिक्कों के आधार पर भी चंद्रगुप्त या गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पता कर लेते हैं ये किस शासक के सिक्के हैं या किसके शासन काल में चलाए गए। ठीक है, इसके अलावा हायान इसके समय में आया था। मैंने बताया ये कला और साहित्य का भी बहुत बड़ा प्रेमी था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 9 नवरत्न इसके दरबार में रहते थे, जिसमें कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, तमाम महाकाव्य लिखे हैं। धन्वंतरी ये एक वैद्य हुआ करते थे। छपड़क ये अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी। अमर सिंह ये एक साहित्यकार थे। शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और बरामहर खगोल शास्त्री, भारुची इत्यादि मतलब 9 रत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में राज्य की शोभा बढ़ाया करते थे। इसके पश्चात नेक्स्ट शासक है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उसके सबसे पहले ज्ञात सिक्कों की तिथि, वो ज्ञात सिक्कों की जो तिथि है वो 415 ईस्वी और उसके बाद की तिथि 455 मिलती है। इस प्रकार अनुमान है कि लगभग 40 वर्षों तक उसने शासन किया है। गुप्त साम्राज्य के बारे में कुमारगुप्त के समय में ही एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है वो कुमारगुप्त के ही शासनकाल में स्थापित हुआ है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कुमारगुप्त के समय की महत्वपूर्ण जो कृति है या मतलब संस्था विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि बिल्सन अभिलेख जो हम गुप्त साम्राज्य की या गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है क्रम से, वो किसका है, ये भी कुमारगुप्त का ही है। कुमारगुप्त के सबसे ज्यादा जो सिक्के ढाले गए हैं वो सिक्कों का जो ढेर मिला है वो राजस्थान में भरतपुर के पास बयाना एक जगह है, वहां से बयाना निधि के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त के सिक्कों का जो ढेर मिला है, तो ये चंद्रगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त शासक बना। इसके समय में विश्वविद्यालय नालंदा, इसके सिक्कों का जो ढेर है वो बयाना निधि बयाना से प्राप्त हुआ। इसके समय का जो अभिलेख है बिल्सन अभिलेख है। तो ये कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त के पश्चात जो शासक हुआ, ये इसका समय 414 से लेकर 455 एडी है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में अगर देखा जाए तो अंतिम शासक स्कंदगुप्त होता है। हाँ, कुमारगुप्त की एक महत्वपूर्ण उपाधि और थी। कुमारगुप्त अपने आप को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्रादित्य भी कहता था, अर्थात कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य। इसके पश्चात स्कंदगुप्त शासक होता है। स्कंदगुप्त का समय 1455 से लेकर
455 से लेकर 467 ईस्वी माना जाता है। स्कंदगुप्त के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण का सामना करते हुए बड़े बहादुरी के साथ हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया और हूणों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। स्कंदगुप्त ने राजलक्ष्मी तथा सभी को छोड़कर ये थोड़ा सा दूसरा है। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का भी निर्माण हुआ और उसको जीर्णोद्धार कराया गया। उसके समय जो गिरनार का शासक था, जो प्रणदत्त उसका अधिकारी था चक्रपालित, उसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। और स्कंदगुप्त का एक अभिलेख और भी है जो भितरी स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त के समय की। इस प्रकार मैंने आपको गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त, उसके पश्चात घटोत्कच हुआ, घटोत्कच का लड़का आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के दो बेटे रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसमें रामगुप्त पहले शासक बना। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसी के समय फायान नामक यात्री आया था जो चीन का रहने वाला था। और इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय शकों का आक्रमण हुआ और शकों को पराजित किया। और इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे। कुमारगुप्त का विलक्षण अभिलेख मैंने बताया और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में बना। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख स्तंभ लेख है। इसके अलावा स्कंदगुप्त के समय में हूणों के आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है, जिसका इसने बहादुरी के साथ सामना किया और हूणों को पराजित करके अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित किया। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसने कहा है? B.A. स्मिथ, विंसेंट और आर्थर स्मिथ ने कहा है। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह किसकी नीति थी? समुद्रगुप्त की थी, जब उसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। ठीक है। ये आपको हमने गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में बताया। इसके गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन है हम आगे बताएं। थैंक यू।